विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर धातुएं और अधातुएं, लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यह धातुओं के उदाहरण हैं, और डायमंड, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि यह अधातुओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं धातुएं और अधातुएं। तो यहाँ पर आप देखें जो उदाहरण स्वरूप कुछ धातुओं के और अधातुओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप धातु और अधातु के उदाहरण और भी तैयार कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। जैसे आप पहला वाक्य देख रहे हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहा जाता है। दूसरा है, धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह चमक का गुण धात्विक चमक कहलाता है, एवं धातुओं के यौगिक जो प्रकृति में खदानों से प्राप्त करते हैं उसे खनिज कहते हैं। तो प्रश्न बनता है, खनिज किसे कहते हैं। अगला बिंदु है, सांद्रक अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु निष्कर्षण कहलाती है, तथा किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वह जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूप में पाया जाता है तो इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अपर रूपता किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न करती है उसे सोनोरस या ध्वनिक कहा जाता है। तो ध्वनिकता किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य से बनेगा, यदि कोई एक धातु पारद है या पारा है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम किसे कहते हैं, कोई धातु जब पारा या पारद से मिलकर मिश्र धातु बनती है तो उसे अमलगम कहते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से एवं लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। वे धातुएं जो पीटने पर चादर के समान फैल जाती हैं आघातवर्ध, व वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं तन्न कहलाती हैं। सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं तथा 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक एवं धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इन बिंदुओं को आप धातुओं के गुणों के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, और छोटे छोटे प्रश्न जो यहाँ पर बनते हैं, जैसे सुचालक कुचालक से संबंधित प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी से संबंधित प्रश्न है, तो इसके उत्तर इस वाक्य से आप तैयार करेंगे। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता एवं अयस्क में उपस्थित व्यर्थ या खराब पदार्थ जैसे रेत, कंकड़, मिट्टी, धूल आदि के कण को गैंग या अधात्री कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नरम होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 भाग सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। यह मिश्रण 22 कैरेट सोना कहलाता है, अतः सोने की शुद्धता को व्यक्त करने की इकाई कैरेट कहलाती है। सोडियम पोटेशियम धातु वायुमंडल की नमी के प्रति अभिक्रियाशील होती है, इसलिए सोडियम पोटेशियम को मिट्टी, तेल या केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम या पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखेंगे। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं तथा धातुओं की ऑक्साइड प्रायः क्षार की प्रकृति की होती हैं। सोना एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल को एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है एवं मैग्नीशियम का दहन आसानी से होता है, तथा सीसा, कॉपर, चांदी, सोना ऐसी धातुएं हैं जो भाप के साथ क्रिया नहीं करती हैं। प्रकृति में सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर धातु मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है एवं सबसे कम अभिक्रियाशील धातु स्वर्ण या सोना है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है एवं आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। सोना धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। द्रव अवस्था में एवं कमरे के ताप पर पाई जाने वाली धातु का नाम पारा या मरकरी है। मरकरी को पारा भी कहते हैं।
यह चांदी के साथ चमकदार होने के कारण पारे को क्विक सिल्वर कहते हैं। तो यह चांदी के समान चमकदार होता है, इसलिए क्विक सिल्वर भी इसे कहा जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन या गैल्वनीकरण कहते हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन व एनोडीकरण या मिश्रातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। आयने के उपकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब धातुओं के हम उपयोग देखें तो निर्माण में भवन, पुल और ढांचों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं उपयोग होती हैं। विद्युत उपकरण तांबा और सोना जैसे अच्छे चालक तारों और सर्किट में उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल वाहनों के निर्माण में लोहा, एल्यूमिनियम और अन्य मिश्रातुओं या मिश्र धातुओं का व्यापक उपयोग होता है। गृह उपकरण में, घरेलू उपकरणों में स्टील और अन्य धातुओं का उपयोग होता है। अब यहाँ हम देखें धातुओं के गुण। तो धातुओं के कुछ गुण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे चमकदार। धातुएं चमकदार होती हैं, तो चमकदारता का गुण होता है धातुओं में। तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता, विद्युत ऊष्मा की चालक होती है। उच्च गलनांक होता है धातुओं का, और घनत्व भी उच्च होता है। तो इस प्रकार से हमने धातुओं के गुण देखे। अब जो धातुओं के गुण हैं उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? चमक का परीक्षण आपको करना है तो सभी धातुओं को सैंड पेपर से रगड़ें और उनकी सतह की चमक का निरीक्षण करें। कठोरता का परीक्षण, किसी धातु को दूसरी धातु से खरोंचने की कोशिश करें जो खरोंचता है वह कम कठोर है। ध्वनि निर्माण, धातुओं को धीरे से टेबल पर गिराएं या चम्मच से ठोकें, जो टन टन की जैसी ध्वनि करे वे सोनोरस हैं। तन्यता, कौन सी धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है? तो तार के रूप में खींचने का गुण तन्यता कहलाता है। विद्युत चालकता, बैटरी, बल्ब और तार का सर्किट बनाकर देखें कौन सी धातु बल्ब को जलाने में सहायक होती है। ताप चालकता, गर्म पानी में धातु की पट्टी का एक सिरा डुबो कर देखें, कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, जिससे यह गुण सिद्ध होता है कि धातुएं ताप की सुचालक होती हैं। तो आगे हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड बनते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर आप देख लें, 2Cu + O2। कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है 2CuO। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है 4Al + O2 = 2Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर निर्माण होता है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षार की होती है, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जिंक ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे यहाँ आप देखें Al2O3 + 6HCl अम्ल के साथ क्रिया दी गई है, तो यहाँ पर Al2AlCl3 + 3H2O, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। धातुओं की जल के साथ क्रिया, रिएक्शन विद वाटर। इसे देखने के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक डब्ल्यू ट्यूब के एक तरफ आयरन की छीलन लीजिए, जिसमें जल की इतनी बूंदें डालिए कि आयरन छीलन पूरी तरह भीग जाए। जल डालने के बाद डब्ल्यू ट्यूब की यह साइड एक कांच की छड़ से बंद कर दीजिए। ट्यूब की दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आइए। अवलोकन कीजिए क्या होता है। उत्पन्न हुई हाइड्रोजन पॉप साउंड करती हुई एवं माचिस बुझ जाती है। तो हाइड्रोजन बनने की क्रिया इस प्रयोग के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे धातु सोडियम पोटेशियम जल से क्रिया होती है, ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया होती है। कैल्शियम ठंडे जल के साथ धीमी क्रिया। मैग्नीशियम शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल से क्रिया करता है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक न शीतल जल से न गर्म जल से अपितु भाप से क्रिया करती है। और लेड, कॉपर और सिल्वर जल के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करती है।